हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स राजनीति विज्ञान की। और मैंने आपको पिछले सेशन में, अपने पिछली क्लास में आपको 3 चैप्टर मैंने आपको उसको कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें हमने आप चुनाव, तीसरे चैप्टर में पढ़ा था चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। उससे दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा मौलिक अधिकारों के बारे में, और जो पहला चैप्टर था हमारा संविधान के ऊपर था। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा उसके बारे में घर जाके। अब मैं आप स्टार्ट करूंगा इसी बुक का चौथा चैप्टर है कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर न्यूज़, ये क्या कहते हैं, आपका अखबारों में भी पढ़ते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका ने ये कर दिया, कार्यपालिका ने इस प्रस्ताव को लागू कर दिया, इस कानून को लागू कर दिया। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। उस चैप्टर में हम बेसिकली मेन कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे। हम एक तो कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है, ठीक है। शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है देशों में, ठीक है। और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे हम, उसकी योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कार्यपालिका होती क्या है, जो कि चैप्टर का ही नाम है कार्यपालिका। दोस्तों, कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब कार्यपालिका क्या होती है, आपको पता है कि शासन के यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों अंगों से देश चलता है, ठीक है। जैसे विधायिका होती है, विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये कानून बनाती है। और न्यायपालिका क्या करती है, जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करती है। अब इसके बीच में एक आया था सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका वो क्या करती है, कार्यपालिका करती है कानूनों को लागू करती है। विधायिका ने कानून बनाया, ठीक है, कार्यपालिका ने उसको लागू कर दिया। कार्यपालिका में पूरा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल आ जाती है, मंत्रिमंडल आ जाता है, प्रधानमंत्री आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि कार्यपालिका किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, कार्यपालिका, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है एग्जाम में। सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है तथा देश का प्रशासन संभालता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की मानी जाती है, अध्यक्षीय कार्यपालिका और संसदीय कार्यपालिका। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, कार्यपालिका क्या है, सरकार का वह अंग है ये जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को यानी कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है और देश का प्रशासन संभालता है। 2 प्रकार की होती है, एक होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका और दूसरी होती है संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जो अध्यक्षीय कार्यपालिका है जिसे हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दोस्तों, हमारे देश में, भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म को उसमें अपनाया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में अपनाया गया है और इंग्लैंड जैसे देशों में भी अपनाया गया है। अगर हम अध्यक्षीय कार्यपालिका की बात करें तो अध्यक्षीय कार्यपालिका दोस्तों वो अमेरिका और श्रीलंका जैसे देशों में अपनाई गई है। इन दोनों को समझना, इन दोनों के अंतर को समझना बेहद जरूरी है। संसदीय कार्यपालिका क्या होती है और अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या होती है। पहले मैं आपको मेन बता दूं कि जो संसदीय कार्यपालिका होती है उसके अंदर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की भूमिका कैसी होती है दोस्तों, राष्ट्रपति की भूमिका होती है एक नामात्र की भूमिका राष्ट्रपति की उसमें होती है। और अगर हम अध्यक्षीय कार्यपालिका में देखा जाए तो अध्यक्षीय कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होता है वही मुखिया होता है, यानी कि वही प्रमुख होता है राष्ट्रपति। जो उसके सचिव होते हैं, वहाँ मंत्रिमंडल तो होता नहीं है, वो तो सचिव चुन लेता है अपने हिसाब से। तो जो उसके सचिव होते हैं उसकी भूमिका ज़्यादा नहीं होती। तो हम पढ़ते हैं पहले अध्यक्षता कार्यपालिका। अमेरिका और श्रीलंका जैसे देशों में अध्यक्षता कार्यपालिका को अपनाया गया है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है, यानी कि इसके जो फीचर्स हैं वो हम पढ़ते हैं पहले। कार्यपालिका के अध्यक्ष को जनता द्वारा चुना जाता है। इसमें क्या होता है, अध्यक्षता कार्यपालिका में
जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है इसमें? कार्यपालिका का अध्यक्ष है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसको कौन चुनता है? जनता चुनती है। और क्या कहते हैं आपका, अगर हम भारत जैसे देशों में बात करें, जैसे संसदीय कार्यपालिका है, यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसको कौन चुनता है? जनता थोड़ी चुनती है उसको। उसका चुनाव तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, बहुत दूर दराजों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो जनता का इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं होता। तो अध्यक्षता कार्यपालिका में, कार्यपालिका को कौन चुनता है? कार्यपालिका के अध्यक्ष को जनता। कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित होती है। बताया था मैंने कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है तो सारी शक्तियां उसके हाथों में ही केंद्रित होती है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो प्रधानमंत्री का चुनाव कर दे या फिर अन्य मंत्रियों को चुनाव कर ले। वैसे सेक्रेटरियों को चुनाव करता है, वो सचिवों को चुनाव करता है अगर वो करना चाहे तो। अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होता और संसद कार्यपालिका को केवल महाभियोग विधि द्वारा हटा सकती है। अध्यक्षता, दोस्तों अध्यक्षता कार्यपालिका में क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वो संसद यानी कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता, यानी कि टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पार्लियामेंट के प्रति नहीं होती। पार्लियामेंट वहां पर अलग काम करता है और राष्ट्रपति जो होता है हमारा, वहां पर वो अलग काम करता है। दोनों के अपने अपने कार्यकाल होते हैं, अपने पद पर वो बने रहते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, जहां संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। और वहां पर एक शर्त होती है कि महाभियोग की प्रक्रिया होती है, इसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, उसके द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में यह प्रक्रिया बहुत ही कठोर है, बहुत ही मुश्किल है वहां पर राष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, यानी कि संसदीय कार्यपालिका। भारत तथा इंग्लैंड जैसे देशों में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। पहले हम पढ़ते हैं, संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। वहां क्या था? अमेरिका में क्या था? राष्ट्रपति प्रमुख है, मेन वही है। लेकिन जहां संसदीय शासन प्रणाली, जैसे भारत में अगर हम बात करी जाए, भारत की बात करी जाए, तो वहां पर राष्ट्रपति की भूमिका कैसी है? नाम मात्र है, यानी कि एक फॉर्मेलिटी की भूमिका है उसकी, एक फॉर्मेलिटी करता है, एक पद दे रखा है राष्ट्रपति का। सारी शक्तियों का यूज कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, उसका मंत्रिमंडल करता है, ठीक है। तो इसकी भूमिका कैसी हो गई भारत इसमें संसदीय शासन प्रणाली में? नाम मात्र की, राष्ट्रपति की। प्रधानमंत्री का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति को भी सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जैसे मैंने बताया था, राष्ट्रपति को अमेरिका में कौन चुन रहा है? जहां अध्यक्ष कार्यपालिका को अपनाया गया है, अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है, वहां सीधा जनता चुन रही है राष्ट्रपति को, नॉर्मल इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां संसदीय शासन प्रणाली, जैसे भारत की बात करें, तो वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता द्वारा नहीं होता, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चुनाव होता है जनता द्वारा। कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और संसद चाहे तो साधारण बहुमत से सरकार को हटा सकती है। यहां पर ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि देखो, जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, और जो अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका है वहां पर जो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव है वो राष्ट्रपति और उसके सचिव है, ठीक है, यानी कि उसके सेक्रेटरी है। तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का चुनाव जनता कर रही है। और ध्यान रखना, ये दोनों मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अध्यक्षतात्मक में ऐसा नहीं था, यानी कि इनका संसद में पूर्ण बहुमत होता है, ठीक है, पूरी मेजोरिटी इनके साथ होते हैं, पूरी मेजोरिटी के साथ ये बैठते हैं संसद के अंदर, और इन्हें अपने कामों की जिम्मेदारी, जो ये काम करते हैं, लागू करते हैं कानूनों को, जो प्रस्ताव लाते हैं, पूरा संसद को बताना पड़ता है किस कानून में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं इसके बारे में हम, संसद अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका और संसदीय कार्यपालिका। अब पहले इन दोनों के अंतर को समझते हैं। मैंने आपको यह बता दिया कि संसदीय कार्यपालिका क्या होती है और अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका क्या होती है। संसदीय कार्यपालिका में
प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की भूमिका कैसे होती है? नामात्र की। अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो होता है वो मेन प्रमुख है, ठीक है, और संसद के प्रति वो जिम्मेदार नहीं होता, इनको उसका तो कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। तो इन दोनों के अंतर को हम समझते हैं। तो अंतर पहले हम पढ़ते हैं राज्य के अध्यक्ष के संबंध में, इसका दोनों में अंतर क्या है। जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसके संबंध में इन दोनों का अंतर क्या है। दोस्तों, राज्य का अध्यक्ष के मतलब है यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर इसका यही मतलब है। तो उसके संबंध में पहले हम पढ़ते हैं संसदीय शासन के बारे में। नाममात्र का अध्यक्ष होता है, जैसे मैंने बताया था। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। इसके अपोजिट देखते हैं अध्यक्ष कार्यपालिका में वास्तविक शक्तियां सारी राष्ट्रपति के हाथों में होती है, वही प्रमुख होता है। ये तो हो गया राज्य के अध्यक्ष के संबंध में। दूसरा हम पढ़ते हैं मंत्रियों की स्थिति के संबंध में, कि मंत्रियों की स्थिति दोनों प्रशासन प्रणालियों में क्या होती है। तो मंत्रियों की स्थिति क्या होती है? पहले हम पढ़ते हैं संसदीय शासन में। प्रधानमंत्री मंत्रियों में सहयोग, प्रधानमंत्री और मंत्रियों में सहयोग होता है। पीएम दल के प्रमुख नेताओं को मंत्री पद या मंत्रालय देता है। इसमें क्या होता है? जो प्रधानमंत्री होता है और जो उसके मंत्री होते हैं, यानी कि उसका मंत्रिमंडल होता है, दोनों में सहयोग मिलेगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो मेन पद होते हैं, जो मेन मंत्रालय होते हैं, जो मेन उसके मंत्री होते हैं, उन्हीं को वो सौंपता है। जैसे एग्जांपल ले लो, भारत जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी ने किसको सौंप रखा है? गृह मंत्रालय अमित शाह को, ठीक है। कुछ मंत्रालय राजनाथ सिंह को सौंप रखे हैं जो उसके मेन है, तो उनको वो सौंप देता है। यानी कि दोनों में सहयोग होता है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्रियों में। अगर हम बात करें अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में, संपूर्ण शासन की शक्तियां राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से सचिव की नियुक्ति करता है। जितने भी शासन की शक्तियां हैं वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। किसमें? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जितनी भी शासन की शक्तियां हैं। और अगर उसकी इच्छा है, वो चाहता है सचिवों को चुनाव करना या सचिवों की नियुक्ति करना, तो वो कर देता है अपनी इच्छा से, ठीक है। यानी कि अकेला खड़ा होता है वहां पर अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, और यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की भूमिका सीधा नामात्र की है, ठीक है। ये हमने पढ़ा मंत्रियों की स्थिति के संबंध में। उससे पहले हमने पढ़ा था राज्य के अध्यक्ष के संबंध में। अब हम तीसरा पढ़ेंगे इसका पॉइंट, मंत्रिमंडल का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, यानी कि टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है वो विधायिका का उसका विधायिका के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है दोनों प्रणालियों में, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है। मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति इसमें उत्तरदायी होता है। मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें समर्थन प्राप्त है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है वो विधायिका यानी कि संसद व्यवस्थापिका इनके प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होता है, यानी कि उसकी कोई जिम्मेदारी होती है। और वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक संसद में यानी कि विधायिका में उनका विश्वास है, या विधायिका का उन पर विश्वास है, ठीक है, विधायिका का समर्थन उनको प्राप्त है, तब तक बने रहते हैं। यानी कि उनको उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। और अगर हम अध्यक्ष कार्यपालिका की बात करें तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति और सचिव ना ही विधायिका के सदस्य होते हैं और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें अपोजिट है बिल्कुल। जो राष्ट्रपति होते हैं वो ना तो, और जो उसके सचिव हैं वो ना तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, और ना ही उनके सदस्य होते हैं। लेकिन अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल जो मंत्री हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। इसी का चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम विधायिका के कार्यपालिका के संबंध में। किसके संबंध में? विधायिका के कार्यपालिका के संबंध में। पहले हम पढ़ते हैं संसद शासन में क्या होता है। यहाँ विधायिका मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है और मंत्रिमंडल भी संसद को भंग करने की शक्ति रखता है। यहाँ पर क्या होता है, जो विधायिका होती है, संसद जो होती है, वो मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है, और मंत्रिमंडल भी संसद को भंग कर सकता है। इस्तीफा दे सकते हैं वो सारे मंत्री। जब सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो संसद में कौन बैठेगा? कोई नहीं। दोबारा से चुनाव होंगे तो उस समय के लिए संसद भंग हो जाएगी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति में, यानी कि अध्यक्ष कार्यपालिका में। इसमें क्या होता है,
यह राष्ट्रपति विधायिका के कार्यकाल को पहले भंग नहीं कर सकता और विधायिका भी राष्ट्रपति को उसके पद से आसानी से नहीं हटा सकती। यहाँ पर राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उत्तरदायित्व नहीं है उसके प्रति, ठीक है। और ऐसी विधायिका है, विधायिका भी इस राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती, यानी कि हटा तो सकती है, प्रोसेस तो है एक महाभियोग प्रक्रिया, लेकिन बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल है। अगर हम देखा जाए इतिहास को तो बहुत कम हुआ है कि राष्ट्रपति जहाँ पर अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका है वहां से महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया गया हो, ठीक है। तो बहुत कठिन प्रोसेस है, लेकिन जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है वहां पर हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री को भी, ठीक है। ये हमने पढ़ा विधायिका के कार्यकाल के संबंध में। यानी अब हम पढ़ेंगे 5वां पॉइंट इसका, मंत्रिमंडल के कार्यकाल के संबंध में। जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसका जो टेनर है उसके संबंध में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका जो कार्यकाल है पहले हम पढ़ेंगे संसदीय शासन में। मंत्रिमंडल तब तक ही बना रहता है जब तक उसके पास संसद में विश्वास, मैंने बताया था, जब तक उसका पूर्ण बहुमत संसद में है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। और इसका पॉइंट देखते हैं अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में। यहाँ राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और उसे हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे अगर हम अमेरिका में देखा जाए तो वो संसद के प्रति यानी कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व उसका कोई नहीं होता, ठीक है। उसको हटाने की विधि यानी कि जो प्रक्रिया है वो बहुत कठोर है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली को कई नामों से पुकारा जाता है, कई नाम है इसके, जैसे कैबिनेट मिशन भी इसको हम बोल देते हैं, मंत्रिमंडल का शासन भी इसको हम बोल देते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल इसके प्रमुख होता है, और उत्तरदायी शासन भी बोल देते हैं क्योंकि संसद के प्रति वो उत्तरदायित्व उसका कुछ होता है। इंग्लिश में, अब हम इंग्लिश में देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन बनती है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। जैसे मैंने बताया था वही डेफिनेशन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम्स ऑफ कैबिनेट रूल, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस parliamentary governance is a system in which the executive or government is not only elected from among the members of the legislative assembly, ठीक है, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, but is also responsible for its duty and functions in the legislative assembly, that is the parliamentary administration has full control of the executive over the executive and the एग्जीक्यूटिव रिमूवल एबिलिटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कई नामों से पुकारा जाता है, कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल शासन, उत्तरदायी शासन, ठीक है। और यह व्यवस्था कौन सी होती है जिसमें कार्यपालिका या सरकार केवल विधानसभा के सदस्य में इसमें से चुनाव होता है, बल्कि वह विधानसभा में अपने कर्तव्य और अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। तो दोस्तों ये थी संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और कार्यपालिका प्रमुख होती है और अध्यक्ष शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली भारत और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड जैसे देशों में अपनाई गई है अभी तक, और आदि देशों में अपनाई गई होगी, ठीक है। और अध्यक्ष कार्यपालिका श्रीलंका और अमेरिका जैसे देशों में अपनाई गई है, ठीक है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व उनका कुछ होता है, यानी कि उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष कार्यपालिका में क्या होता है, संसद के प्रति राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होता, ना ही वो उसका सदस्य होता है, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल संसद को भंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा अध्यक्ष कार्यपालिका में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, संसदीय शासन प्रणाली। तो इसी पे एक क्वेश्चन बन गया कि नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में क्या अंतर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम पढ़ेंगे पहले नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है। भारत और इंग्लैंड जैसे संसदीय व्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का तथा देश का अध्यक्ष माना जाता है। जो भी कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, परंतु वास्तव में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग स्वयं नहीं करता,
राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक उपयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। ऐसी व्यवस्था में केवल नाममात्र की कार्यपालिका होती है। आपको पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल एक मेन कार्यपालिका होते हैं, ठीक है, इनकी वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। लेकिन एक राष्ट्रपति का भी पद है इसमें, एक राष्ट्रपति का तो पद होता है ना इसमें। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो किस लिए है, वो एक नाममात्र की भूमिका है, ठीक है। तो राष्ट्रपति वैसे तो मेन है लेकिन काम नहीं करता, उसकी वास्तविक शक्तियों का यूज कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक कार्यपालिका, जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है, संसदीय व्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रपति केवल नामात्र की कार्यपालिका होती है और सारी शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को वास्तविक कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सारी शक्तियां किसके हाथ में है, संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के हाथों में, यानी उसके मंत्रिमंडल के हाथों में, ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका वही कहलाएगी, ठीक है। नाममात्र कार्यपालिका कौन होगी, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें, जब हमें पता है कि संसदीय शासन वाले देशों में या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, वहाँ पर जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही प्रमुख हैं, तो राष्ट्रपति के पद की जरूरत क्या थी, क्यों लाया गया उसको। रीजन क्या है कि राष्ट्रपति निष्पक्ष सलाह देता है, राष्ट्रपति और यानी कि कार्यपालिका को, ऐसा समझो, कार्यपालिका को निष्पक्ष सलाह दे देता है वो। मान लो कार्यपालिका ने कोई प्रस्ताव लाया संसद में, ठीक है। अब उस प्रस्ताव पर वो विचार कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है, उस पर विचार विमर्श वो कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को आपको पता होगा एक वीटो पावर है, एक आंशिक निषेधाधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो उस पर पुनर्विचार कर सकता है, उस कानून पर। अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसको लागू नहीं करना चाहिए, तो वापस वो उसको मंत्रिमंडल को सौंप देता है कि भाई इस पर विचार करो, इसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रमुख, इसका पद जरूरी है संसदीय शासन वाले देशों में, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर दोबारा विचार करने के बाद अगर वो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल दोबारा उसको राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ता है, वो उसको दोबारा उसकी जांच नहीं करता, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी नामात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, यानी कि नामात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति हो गया और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल हो गया। अब हम पढ़ेंगे अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। क्या नाम है, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे अस्थायी कार्यपालिका के बारे में। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है और उनकी सरकार एक निश्चित समय के बाद बदल जाती है, इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को अस्थायी कार्यपालिका बोला जाता है। दोस्तों कई नाम दे दिए, उसी में से कई नाम दे दिए। अगर आपको वास्तविक कार्यपालिका समझ आ गई कि प्रधानमंत्री यानी कि उसका मंत्रिमंडल होता है क्या, तो आप उसको इजीली बता दोगे। अस्थायी कार्यपालिका कौन हो गई, आपको पता है कि प्रधानमंत्री जब चुनाव होते हैं इनके, तो इनका कार्यकाल निश्चित होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसी कार्यपालिका हो गई, अस्थायी कार्यपालिका हो गई, यानी कि 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती हैं और दोबारा से चुनाव होता है, इनको अस्थायी कार्यपालिका बोला जाता है। और स्थायी कार्यपालिका हो गई हमारी नौकरशाही, जो कभी नहीं बदलती। जैसे सरकार को अपनी नीति जनता में लागू करने के लिए एक बड़े अधिकारी तंत्र की आवश्यकता होती है। वास्तव में यही अधिकारी वर्ग सरकार की नीतियों को कार्य रूप प्रदान करते हैं। इस अधिकारी तंत्र को नौकरशाही कहते हैं, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। आईएएस, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस चुने जाते हैं, और भी मंत्रालयों में बड़े बड़े पद के लिए पद चुने जाते हैं, सरकारी बनाती है उनको। तो ये एक अधिकारी तंत्र है, ठीक है, जो सरकार की नीतियों को जनता में लागू करते हैं। सरकार खुद तो नहीं करती, यही करते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे कहते हैं, ये कहीं बदलती नहीं है, स्थायी कार्यपालिका इनको बोला जाता है, क्योंकि काम तो कर रही है ना, उन कानूनों को आगे तो बढ़ा रही है ना, कानूनों को लागू तो कर रही है ना। बेसिकली बोला तो जाता है कि कार्यपालिका कानून को लागू करती है, लेकिन वो करवाती किससे है, एक अधिकारी तंत्र से, जो वो बैठाती है अपने पास, ठीक है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चाहते हैं कि भाई हम भी राष्ट्रपति बने, ठीक है, हम भी प्रेसिडेंट बने, तो बना कैसे जाता है ये हम समझते हैं।
योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए। यानी कि क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। पहला क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो। ठीक है, ये दूसरी योग्यता होनी चाहिए उसमें। वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ऐसा ना हो पहले से ही कोई लाभ का पद उसको मिला हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य योग्यताएं वो पूरी करता हो। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख दे रखा है। तो यही दे रखा है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ठीक है, और पागल अथवा दिवालिया ना हो, और संसद द्वारा दी गई सारी योग्यताएं वो पूरी करता हो जो भी निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे अब कि भारत के राष्ट्रपति का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5वां, कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों सुनो, जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आप सिर्फ यही क्वेश्चन ढंग से समझ लेना। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, जो आप पढ़ोगे, चाहे कहीं से भी पढ़ो, बुक्स में से पढ़ो, एनसीईआरटी में से पढ़ो, ठीक है, या नोट्स में से पढ़ो, मेरे बताए हुए नोट्स में से, तो आपको बहुत इजीली लगेगा। और इतना ही आप इस चैप्टर में से अगर करके चले गए तो आपके लिए बहुत है। आपको एनसीईआरटी की बुक्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में से ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत इजीली आप एग्जाम, मतलब ये क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, क्योंकि जो 5-5, 6-6 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार किया जाता है। मैंने आपको चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले चैप्टर में बताया था, जो तीसरा चैप्टर था, कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको याद होगा, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य अलग होता है। दोनों, मतलब जितने भी सदस्य होते हैं उनका जो मत मूल्य होता है वो हमेशा अलग होता है। ठीक है, और उनका जो मत मूल्य है, जो वोटिंग जो कोटा है, जीतने के लिए क्या चाहिए, कौन सा, कितने प्रतिशत वोट चाहिए, वो एक सूत्र से निकाला जाता है, जो मैंने बताया था आपको, एक फॉर्मूला। राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य और उस राज्य की विधानसभाओं की सदस्यों की संख्या इंटू में 100। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। या फिर दूसरा फॉर्मूला है, सभी विधानसभा सदस्यों का मत का मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100। ठीक है, ये होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इस प्रकार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, और प्रत्येक सदस्यों का मत मूल्य, जो कोटा सिस्टम होता है, यानी जो उसका प्रतिशत होता है वोटों का, वो अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि इसमें हमेशा, मैंने आपको बताया था पहले भी, एक प्रेफरेंस देते हैं, एक पसंद दर्शाई जाती है सदस्यों के ऊपर। ठीक है, कि कौन सा सदस्य में पसंद है, 1 2 3 करके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया का वर्णन करो। महाअभियोग प्रक्रिया, दोस्तों राजनीतिक विज्ञान में 2 चीज चलती है, एक होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, एक होता है, और एक होता है दूसरा आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो जो महाअभियोग प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पारित हो जाए तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनको हटाया जा सकता है 5 साल से पहले। तो कैसे होता है, पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होता है, और उससे पहले राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। उस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के पश्चात राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। उसके पश्चात सदन में मतदान कराया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के 2/3 बहुमत की जरूरत
होती है। उस सदन में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी प्रकार का कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर कैसे लगती है? संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पारित कराया जाता है। ठीक है, जब प्रस्ताव पारित हो जाता है दोनों सदनों में, ठीक है, तो दोनों सदनों को उसको पारित करना पड़ता है। पहले सदन में भेजा जाएगा, फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और 2/3 बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है उसको पास कराने के लिए दोनों सदनों की। ठीक है, और 14 दिन का समय राष्ट्रपति को दिया जाता है उस पर विचार करने के लिए कि भाई सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो आपको हम हटा देंगे इस पद से। ठीक है, और अगर वो उल्लंघन करता है संविधान का या फिर कोई उसको ठेस पहुंचाता है तभी वो उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है 2/3 बहुमत प्राप्त करना दोनों सदनों से, लेकिन अगर ऐसा होता है राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का कदाचार या फिर संविधान का उल्लंघन करता है, नहीं मान रहा, तो उसको उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विधायिका के प्रति, जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की होती है संसदीय शासन प्रणाली में। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसका उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से सभी का होता है। यदि लोकसभा में सरकार के एक भी मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार के मंत्री जो भी कार्य करते हैं उसकी जिम्मेदारी केवल एक मंत्री की नहीं पूरे मंत्रिमंडल की होती है। इसी व्यवस्था को सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं, यानी कि वो हमेशा संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। सारे कामों की जिम्मेदारी, सारे कामों के बारे में संसद को बताना पड़ता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को। अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद में तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज में भी कि संसद में उनके खिलाफ मंत्री अब विपक्ष भी बोल देता है जिनकी सरकार होती है। ठीक है ना, अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति की 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं। हालांकि उसका यूज वास्तविक रूप से तो प्रधानमंत्री कर रहा है, उसका मंत्रिमंडल कर रहा है, फिर भी वो उसके बाद ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो भारत में राष्ट्रपति के पद को संवैधानिक रूप से बेहद शक्तिशाली बनाया गया है और राज्य के अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करता है और राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां प्रदान की गई है, परंतु राष्ट्रपति को प्राप्त ज्यादातर शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम भागों में बांट लेते हैं। जैसे प्रशासनिक शक्तियां, पहले हम पढ़ेंगे उसकी प्रशासनिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, उसका पद बेहद सम्मानजनक और गरिमापूर्ण है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल, वायु तथा जल सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जितनी भी तीनों सेनाएं हमारे देश में हैं, जल थल वायु, उनका सेनापति वो होता है। राष्ट्रपति विदेशों में भारत के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विदेशों में भारत के राजदूतों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं बहुत से अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वो नियुक्ति करता है। और जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालयों की, और जो राजदूत हैं, ठीक है, उनकी भी वो नियुक्ति करता है। ये तो हो गई भारत की प्रशासनिक शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे भारत की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। पहला पढ़ते हैं इसकी विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र में अभिभाषण देता है और सरकार की नीतियों का विवरण देता है। जब भी संसद का, पार्लियामेंट का सत्र आता है तो उसमें वो भाषण देता है। ठीक है, और सरकार की नीतियों का विवरण देता है कि सरकार की नीतियां क्या होगी। दूसरा, राष्ट्रपति चाहे तो संसद को सूचना भेजकर किसी विधेयक के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कौन सा कानून बन रहा है। पर्सनल एक सूचना देकर कि भाई मुझे बताओ कि क्या आप लागू कर रहे हो या फिर क्या कौन सा कानून बनाने जा रहे हो, तो ये भेज सकता है वहां पर वो। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना संसद द्वारा बनाया गया कानून विधेयक कानून रूप नहीं ले सकता। ध्यान रखना, जो भी कानून बनाता है संसद, उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के हस्ताक्षर होने बहुत
जरूरी है। अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो कोई भी कानून नहीं माना जाएगा। पहले वो हस्ताक्षर करता है, फिर पारित करती है कार्यपालिका कानूनों को, बताता है उसके पास भेजती है, वो उस पर उसकी जांच करता है कि वो ठीक है या नहीं कानून। चौथा, राष्ट्रपति संसद के सत्र को भी बुलाता है। ये हो गई राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है, न्याय से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी न्यायालय और सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को स्थगित और निलंबित हो या माफ कर सकता है। एक मेन पावर होती है राष्ट्रपति के पास कि अगर मान लो किसी कोर्ट ने, किसी न्यायालय ने किसी को दंड दे दिया तो राष्ट्रपति, या कोई सजा दे दी, राष्ट्रपति अपनी एक शक्ति से उसको माफ कर सकता है, उस दंड को माफ करवा सकता है, उसके पास इतनी पावर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, 9वां क्वेश्चन, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। प्रधानमंत्री कैसे चुनता है, कैसे चुना जाता है, आपको पता ही है, सिंपल है, चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री और को चुनने की जनता चुनती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा उसके बारे में डेफिनेशन वगैरह। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा में जिस दल अथवा गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है उसी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत साबित कर सके। दोस्तों, चुनाव हो गए। ठीक है, चुनाव होने के बाद जिस भी दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है, पूर्ण बहुमत, राष्ट्रपति क्या करता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। हमारे देश में ऐसा भी होता है, गठबंधन सरकार का दौर है, आपको पता ही है, ऐसा भी होता है अगर मान लो किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, किसी दल के नेता को, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों के साथ गठबंधन बना लेती है कि भाई कम से कम सरकार तो बनाओ, देश तो चलाओ। ठीक है, मान लो चाइना से युद्ध हो रहा है, सरकार है नहीं, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो गठबंधन सरकार है, गठबंधन करके सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है, और अपनी इच्छा से सरकार, उस राष्ट्रपति फिर जिस भी दल के पास पूर्ण बहुमत होता है, जिस भी दल के नेता के पास, उसको राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अब हम पढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का वर्णन करो। कि वास्तविक शक्तियां क्या है, हमने तो पढ़ ली प्रशासनिक न्यायिक शक्तियां उसकी, और वास्तविक शक्तियां उसके पास क्या है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान में बहुत सी शक्तियां दी गई है, परंतु राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करते हैं, परंतु कुछ शक्तियां ऐसी भी है जिनका प्रयोग वो स्वयं करता है। अब जो स्वयं करता है वो शक्तियां कौन सी है। पहला, लोकसभा में यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जो लोकसभा में बहुमत साबित कर सके। बताया था ना मैंने कि किसी भी दल को मान लो बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, किसी भी दल के नेता को, तो राष्ट्रपति क्या करता है, ऐसे दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देता है जो लोकसभा में बहुमत साबित कर सके। ठीक है, किसी भी तरीके से। दूसरा, गठबंधन सरकार बनाकर, ठीक है, उन दलों के साथ, दूसरे दलों के साथ कोऑर्डिनेट कर। दूसरा है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए किसी भी प्रस्ताव को पुनः विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन यदि उस प्रस्ताव को संसद द्वारा दोबारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। मान लो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव भेजा तो उस पर वो पुनर्विचार कर सकता है, उसको दोबारा भेज सकता है, तो विचार करो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा कानून। लेकिन अगर संसद उसको दोबारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर, यानी कि प्रेसिडेंट को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति को एक जेबी वीटो प्राप्त है। जेबी वीटो यानी कि वीटो पावर, पॉकेट वीटो, वो पॉकेट वीटो प्राप्त है। संविधान में यह कहीं नहीं स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को कितने समय में किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने हैं, इसलिए राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति को इसी शक्ति को पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो कहा जाता है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पावर दे रखी है राष्ट्रपति को, जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। ठीक है, यानी कि जेब के अंदर वो किसी प्रस्ताव को रख सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, अगर उसके पास कोई प्रस्ताव भेजा जाता है पुनर्विचार के लिए तो ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि भाई कितने दिन में उस पर उसको पुनर्विचार करना है। उसके ऊपर हो सकता है अपने पास रख ले, वो कहते भाई मैं भेज दूंगा अपने आप, कोई समय सीमा नहीं है।
कितने समय के लिए भी वो उस पर पुनर्विचार कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है पॉकेट वीटो पावर, इसको राष्ट्रपति के पास जो है, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए भी रह सकता है, अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों 11वां क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करो। हमने पढ़ा राष्ट्रपति की शक्तियां, अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां। भारत में राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां प्रदान की गई है, परंतु ज्यादातर राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। वही सारी शक्तियां हैं जो मैंने पीछे पढ़ी है हमने, प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक शक्तियां। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री सभी मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल में सभी निर्णय उसी की सहमति से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। प्रधानमंत्री यदि किसी मंत्री से असंतुष्ट होता है तो उससे उस पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है, इसलिए प्रधानमंत्री संसद को भी भंग कर सकता है या नेतृत्व प्रदान करता है उस संसद को पारित किए जाने वाले प्रधानमंत्री प्रस्ताव। दोस्तों पहली शक्ति तो इसकी यही है कि वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और उनके बीच कौन कौन से विभाग उसको देने हैं चुनाव होने के बाद, उनमें उनका बंटवारा करता है। अगर किसी मंत्री से असंतुष्ट है तो उसको वहां से हटा भी सकता है, उसका मंत्रालय किसी और को भी दे सकता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद को भी भंग कर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और विधायिका भी इन दोनों को भंग कर सकती है। ये होगी प्रधानमंत्री की शक्तियां। 12वां क्वेश्चन है भारत में ज्यादातर राज्यपाल की भूमिका से दुखी क्यों है। जो राज्यपाल की भूमिका है, जो वो काम करता है, उससे ज्यादातर राज्य असंतुष्ट क्यों है, दुखी क्यों है, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। भारत में राष्ट्रपति द्वारा सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का कार्य यह देखना है कि सभी राज्यों का प्रशासन संविधान के अनुसार चले। आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और वो देखता है कि सभी देशों का प्रशासन जो भी शासन चल रहा है वो संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं। यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने में विफल होती है तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति से उस राज्य सरकार को हटाने की सिफारिश कर सकता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि देश का प्रशासन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा तो अनुच्छेद 356 के अनुसार वो राष्ट्रपति को बोल सकता है कि इसको यहाँ से हटा दो, सरकार को। केंद्र सरकार ने राज्यपाल के पद का प्रयोग विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को हटाने में किया है। केंद्र में जिस भी दल की सरकार होती है वह दल अपने पुराने नेताओं के अपने राज्यपाल बनाकर राज्यों में भेजते हैं और राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकारों के कामकाज में दखल देते हैं। इसी कारण से राज्यपाल की भूमिका से ज्यादातर राज्य दुखी है। वो हस्तक्षेप कर देता है, ठीक है ना, कामों में, उनके कार्यों में बीच बीच में वो हस्तक्षेप कर देता है। इसलिए कोई राज्य इससे दुखी है, सारे नहीं है, कोई, ठीक है। जैसे दिल्ली में भी आप देखो तो ऐसा होता है, देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यही मेन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। अध्यक्षीय कार्यपालिका के बारे में, संसदीय कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको बताया, नामात्र की कार्यपालिका क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है, राष्ट्रपति के बारे में बताया, चुनाव कैसे होता है, उसकी शक्तियों के बारे में बताया, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और मैं इसके नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो मैंने बताया आपको, जब आप पढ़ोगे उस नोट्स को, आपको काफ़ी कुछ उसमें समझ आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।